उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग सॉन्ग लाइन को सब कुछ बता देता है। विंग की बातें सुनकर सॉन्ग लाइन के गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। सॉन्ग लाइन गुस्से में कहता है, लैन वांगजी, तुम सब ने मेरे विंग के साथ जो कुछ भी किया है इसका बदला मैं तुम लोगों से लेके ही रहूंगा। लेकिन विंग ऐसा करने से सॉन्ग लाइन को रोक देता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। इसलिए विंग बस अब अपने घर वापस लौटना चाहता था। दूसरी तरफ सुबह वांगजी लैंड मेंशन आता है। वांगजी जैसे ही लैंड मेंशन में कदम रखता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। हमेशा जब भी वांगजी लैंड मेंशन आता था उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था, जो आज उसे नहीं मिल रही थी। न जाने क्यों वांगजी के दिल का सुकून कहीं गायब सा हो गया था। पहले वांगजी सीधा अपने कमरे में जाता है और फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग एरिया में आता है। वांगजी की नज़रें बार बार विंग को ढूंढ रही थी। वांगजी जैसे ही कॉफ़ी का एक सिप लेता है, गुस्से से कॉफ़ी के मग को फेंकते हुए कहता है, ये किसने बनाया है, क्या बकवास है ये। वांगजी को इतना गुस्से में देखकर जिसने कॉफ़ी बनाया था वह सर्वेंट वांगजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, माफ़ कीजिएगा यंग मास्टर, ये कॉफ़ी मैंने बनाई है। आपके लिए कॉफ़ी रोज़ विंग बनाता है, लेकिन कॉफ़ी आज मैंने बनाई है। वांगजी सर्वेंट की बात सुनकर शॉक हो जाता है। पहला, सर्वेंट विंग को रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहा था। दूसरा शौक ये था, वांगजी के लिए फूड और कॉफ़ी विंग बनाता था। वांगजी कहता है, जाओ जाकर कहो वो मेरे लिए कॉफ़ी बनाए। लेकिन तभी सर्वेंट कहता है, लेकिन यंग मास्टर, विंग घर पे नहीं है। मैडम लैन ने कहा है वो वापस अपने घर चले गए हैं, वो कभी यहाँ नहीं आएंगे। ये सुनकर वांगजी को एक और शौक लगता है, लेकिन फिर भी वांगजी का दिल बेचैन हो गया था। जिस सुकून को पाने के लिए लैंड मेंशन आया था वो सुकून आज उसे नहीं मिल रही थी। जिस सुकून के लिए वांगजी हमेशा लैंड मेंशन आता था, लेकिन आज वो सुकून उसे छोड़कर चला गया। फिर से वांगजी अधूरा रह गया। इसलिए वांगजी गुस्से में बिना ब्रेकफास्ट किए लैंड मेंशन छोड़कर चला जाता है। अब इस बात को पूरे 2 दिन हो गए थे, लेकिन वांगजी को दिल घबरा रहा था। उसका दिल बेचैन था, उसे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। जिस सुकून को वो चाहता था वो सुकून उसे छोड़कर जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ विंग 2 दिन पहले अपने घर आ चुका था। सॉन्गलैंड को पेरेंट्स को भी विंग के बारे में पता चल गया था। उन्हें बहुत बुरा लगता है विंग को लेकर, क्योंकि विंग के पास कोई नहीं था। विंग को अपना कहने वाला कोई नहीं था, इसलिए विंग का ख्याल सॉन्गलैंड के मॉम डैड रखते हैं। उसे अपने बच्चे की तरह मानते थे। जैसे उनके लिए सॉन्गलैंड था वैसे ही उनके लिए विंग भी था। इसलिए जितना हो सके वो विंग को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन विंग जब से लैंड मेंशन से आया था उसकी खुशी जैसे कि गायब ही हो चुकी थी। जो हमेशा शरारतें किया करता था
आज वो बहुत शांत हो चुका था। विंग के अंदर इतने सारे बदलाव देखकर सॉन्गलैंड की मॉम परेशान हो गई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब 3 महीने हो चुके थे। विंग को लैंड मेंशन छोड़े हुए 3 महीने हो चुके थे। 3 महीने बाद विंग को डिवोर्स पेपर भिजवा दिया गया था। विंग भी बिना कुछ कहे डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। तभी वो वकील कहता है, अब आप 2 महीने बाद सीधे हमें कोर्ट में मिलेंगे। आपका फाइनल डिवोर्स 2 महीने बाद होगी। आप 2 महीने बाद कोर्ट आ जाना। ये बोलकर वो वकील वहाँ से चला जाता है। विंग बस अपने भारी दिल को संभाल कर अपने कमरे में चला जाता है। विंग याद करता है वकील ने उससे क्या कहा था। वांगजी के लॉयर ने उससे कहा था, विंग अब किसी और से शादी कर सकता है, क्योंकि वांगजी 2 दिन बाद इंगेजमेंट करना चाहता था और वो कर भी रहा था। तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ये फ्लैशबैक याद करके विंग रोने लगता है। विंग अपने फेस को घुटने में छुपा कर रो रहा था। आखिर क्यों मैं खुश नहीं रह सकता? क्यों कि आपने मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ इतना कुछ हुआ, फिर भी आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आपने मुझसे एक बार पूछने नहीं आए कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था। मैं कितना डरा हुआ था। मेरे क्यों लोग मुझसे इतना नफरत करते हैं? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? यही तो, मैं तो बस आपसे प्यार करता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। क्या मैंने आपसे कुछ ज़्यादा मांग लिया जो आप मुझे नहीं दे सकते? ये बोलकर विंग फूट फूट कर रोने लगता है। आज विंग की सब कुछ खत्म हो गया था। आखिर क्यों उसके साथ ये सब हो रहा था? आखिर क्यों उसे खुश रहने का हक नहीं है? बचपन से जिससे प्यार करता आ रहा था, उसने उसे अंदर तक ही झकझोर कर रख दिया। इसमें विंग की क्या गलती थी? उसे बचपन में वांगजी से प्यार करना सिखा दिया गया था। विंग को तो बस वांगजी से प्यार था, बस था। विंग तो वांगजी के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वहीं बाहर सॉन्गलैंड की मॉम डर से घबराए हुए इधर उधर टहल रही थी। तभी उनके हस्बैंड आते हैं और कहते हैं, क्या बात है, तुम्हें हमें जल्द इतना अर्जेंट आने को क्यों कहा? तभी सॉन्गलैंड की मॉम कहती है, थोड़ा देर और रुक जाइए। तभी वहाँ कुछ देर बाद सॉन्गलैंड भी आ जाता है। वो भागते हुए आता है। क्या हुआ मॉम? क्या विंग तो ठीक तो है ना? तभी सॉन्गलैंड की मॉम कहती हैं, बेटा यहाँ एक लॉयर आया था डिवोर्स पेपर लेकर। 2 महीने बाद विंग की डिवोर्स हो जाएगी। और उसने ये भी बता दिया 2 दिन बाद वांगजी किसी और से इंगेजमेंट कर रहा है। ये सुनकर सॉन्गलैंड को बहुत गुस्सा आता है। वो थोड़ा डरते हुए कहता है, मॉम विंग कहाँ है? सॉन्गलैंड की मॉम थोड़ा उदास होते हुए कहती हैं, विंग सुबह से अपने आप को कमरे में बंद रखा है। ये सुनकर सॉन्गलैंड कहता है, मॉम आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो ठीक तो होगा ना? तभी मैडम लैंडर सॉन्गलैंड की मॉम डरते हुए कहती हैं, पता नहीं, मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, मैंने डोर को बहुत नॉक किया, लेकिन उसने डोर को ओपन नहीं किया। बेटा तुम एक बार जाकर देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी सॉन्गलैंड जल्दी से विंग के घर आता है। सॉन्गलैंड के पीछे सॉन्गलैंड के मॉम डैड भी आ जाते हैं। सॉन्गलैंड बार बार डोर को नॉक कर रहा था। विंग तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरे आवाज़ सुन रहे हो? प्लीज़ डोर ओपन करो। देखो विंग, अगर तुमने डोर ओपन नहीं किया तो मैं डोर को तोड़ दूंगा।
प्लीज़, मुझे डर लग रहा है, जल्दी करो। तभी डोर ओपन हो जाता है। सॉन्गलैन विंग को जल्दी से जाकर टाइटली हग कर लेता है। विंग अपने आंखों से आंसुओं को पोंछता है और कहता है, सॉन्गलैन, मैं ठीक हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस आराम कर रहा था, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा अपसेट था। मैं कुछ देर बाद ठीक हो जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। तभी दया भरी नज़रों से सॉन्गलैन की मॉम देखती है और कहती है, बेटा, तुमने तो हमें डरा दिया था। तभी विंग कहता है, अंकल, आंट, आप लोगों को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। विंग को इस तरह देखकर सॉन्गलैन के मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ रही थी विंग कैसे अपने दर्द को छुपा रहा है। विंग के पास कोई चाहिए था जिसके कंधे पर वो सर रखकर रो सके। विंग, लेकिन ऐसा करने के लिए विंग के पास कोई नहीं था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग उदास रहने लगा था। अब उस बात को 15 दिन हो चुके थे। सॉन्गलैन को मीटिंग के लिए बाहर जाना था, लेकिन वो विंग को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसलिए वो विंग के पास आता है और कहता है, विंग, तुम मेरे ऑफिस ज्वाइन कर लो, इस तरह तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। विंग कुछ नहीं कहता। सॉन्गलैन के मॉम डैड विंग को बहुत समझाते हैं विंग ऑफिस ज्वाइन कर ले और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अब विंग भी सोच लेता है उसे आगे बढ़ना है, उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वो सॉन्गलैन के साथ ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था। सॉन्गलैन और विंग दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। सॉन्गलैन वहाँ का बॉस था, विंग उसका असिस्टेंट था। वहीं सॉन्गलैन के पास एक प्रोजेक्ट आया था। प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे लंदन जाना था। वो विंग के पास आता है और कहता है, विंग, हम आज रात को ही लंदन निकल रहे हैं। विंग हैरान हो जाता है। वो कहता है, पर क्यों? सॉन्गलैन कहता है, हमारा प्रोजेक्ट जो हमें मिलने वाला था, जिसके लिए हमें मीटिंग के लिए लंदन जाना पड़ेगा, उन्होंने मीटिंग 2 दिन बाद रखा है, लेकिन मैं लेट नहीं होना चाहता, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। विंग भी इस बात से अग्री कर जाता है। वो दोनों लंदन के लिए निकल जाते हैं। नए जगह आने की वजह से विंग की तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए विंग सीधा होटल में जाता है। तो वो आराम करने के लिए वहाँ रुक जाता है। सॉन्गलैन विंग को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे होटल रूम में छोड़कर अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी रात को एक समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। वो बस समुद्र के लहरों को देख रहा था। वांग जी के अंदर एक अजीब सा तूफान चल रही थी। वांग जी को समुद्र के किनारे आकर भी सुकून नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी वांग जी की नज़र एक पर्सन पर जाती है जो देखने में बहुत खूबसूरत था। उसके आंखों में आंसू थे। वांग जी दूर से उस पर्सन को देख रहा था। वांग जी उस पर्सन में खो सा गया था। वांग जी की नज़रें बस उस पर्सन को ही देख रही थी। वो पर्सन समुद्र के अंदर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है। वांग जी दूर से खड़ा होकर देख रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था ये पर्सन कर क्या रहा है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है वो वहाँ उस पर्सन की तरफ भागने लगता है। हे, रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? हे, स्टॉप! लेकिन वो पर्सन जैसे तो उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो पर्सन अंदर की तरफ जा रहा था। वांग जी बस भागे जा रहा था उस पर्सन को रोकने के लिए, लेकिन वो पर्सन पानी के गहराई तक जा चुका था। हे, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? ये बोलकर वांग जी भागे जा रहा था।
वांग जी की धड़कनें फास्ट हो गई थी। उसके अंदर एक अजीब सा बेचैनी होने लगती है। वांग जी के दिमाग में बस एक ही बात था, उस पर्सन को कुछ नहीं होना चाहिए। जब तक वांग जी उस पर्सन के पास जाता, वो पर्सन पानी में डूब चुका था। ये देखकर वांग जी उस पर्सन को पानी के अंदर जाकर उसे ढूंढने लगता है। वांग जी पहली बार डरा हुआ था। वांग जी उस पर्सन को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर क्यों उसे ही नहीं पता था वो उस पर्सन के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा था। वो हर जगह उस पर्सन को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे वो पर्सन मिल जाता है। वांग जी जल्दी से उस पर्सन को पानी के अंदर से निकालता है और किनारे पर लाकर उसे देता है। वांग जी की नज़र उसके फेस पर जाती है, जो बहुत ही इनोसेंट थी और क्यूट भी। वांग जी उस पर्सन को उठाने की कोशिश करता है। हे, उठो, तुम्हें क्या हुआ है, उठो। वांग जी अब उसके अंदर से पानी निकालने की कोशिश करता है। उसने जो पी रखा था। वांग जी उस पर्सन के चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखकर दबाने लगता है, जिस वजह से उस पर्सन के माउथ से सारे पानी बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो होश में नहीं आ रहा था। वांग जी उस पर्सन को सीपीआर देने लगता है। वो उसके माउथ ओपन करके अपने माउथ से सीपीआर दे रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद वो पर्सन बस खांसने लगता है। ये देखकर वांग जी एक राहत का सांस लेता है। वो पर्सन खांसते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। वांग जी उस पर्सन को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके कपड़े उसके बॉडी में चिपक गए थे, जिस वजह से उसकी बॉडी विजिबल हो रही थी, जिसे देखकर वांग जी अट्रैक्ट हो रहा था। उसकी नजरें बस विंग पर ठहरी हुई थी। वो जल्दी से विंग को कैरी करता है, अपने रूम की तरफ जाता है, क्योंकि वांग जी का होटल उस समंदर के किनारे ही थी। वांग जी विंग को लेकर अपने बेड पर लिटा देता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। विंग के पास वांग जी को एक अलग ही सुकून मिल रहे थे, जिसे वांग जी समझ नहीं पा रहा था। न जाने क्यों वांग जी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। ये पर्सन उसे अभी मिला है। वांग जी उसके लिए इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो इस पर्सन को सदियों से जानता है। वांग जी जल्दी से अपने फ़ोन निकालता है और एक डॉक्टर को कॉल कर देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर भी आ जाते हैं, विंग को अच्छे से चेक करते हैं। फिर डॉक्टर विंग को एक इंजेक्शन लगा देते हैं। डॉक्टर वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, शायद ये कुछ दिनों से परेशान है और कमज़ोर भी। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाएंगे। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी विंग के पास आकर बैठ जाता है और विंग को फेस को ध्यान से देखने लगता है। विंग ठंड से काँप रहा था, क्योंकि इस वक्त विंग के कपड़े गीले हो गए थे, जिस वजह से विंग को ठंड और ज़्यादा लग रहा था। वांग जी अपना हाथ बढ़ाकर विंग के फेस पर आए बालों को हटाकर देखने लगता है, क्योंकि उसने विंग का पूरा फेस नहीं देखा था। जैसे ही वांग जी विंग के फेस से बालों को हटाता है, वो देखता ही रह जाता है विंग की खूबसूरती, वो खूबसूरत आंखें, वो चेरी जैसे लिप, वो क्यूट सा फेस। वांग जी जैसे जैसे विंग को देख रहा था, उसकी धड़कनें फास्ट हो रही थी। अब वांग जी की नज़र विंग के पूरे बॉडी पर जाती हैं। विंग पानी में भीगने की वजह से उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे, जिस वजह से उसके बॉडी में चिपक गए थे। वांग जी को साफ साफ विंग की परफेक्ट बॉडी दिख रही थी। वांग जी एक बार विंग के कांपते लिप्स को देखता है, जो ठंड की वजह से कांप रहे थे।
वांग जी एक गहरी सांस लेता है और कहता है आई एम सॉरी। ये बोलकर वांग जी उस रूम के लाइट को ऑफ कर देता है। वांग जी अपना फेस विंग के फेस के करीब लाता है और धीरे से विंग के एयर के पास विस्पर करते हुए कहता है, हे तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। मुझे तुम्हारे कपड़े चेंज करनी ही होगी। डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। ये बोलकर वांग जी अपने आंखों पर अपने टाई को बांध लेता है और फिर विंग के शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। जैसे जैसे वांग जी विंग के शर्ट के बटन को ओपन कर रहा था, वांग जी की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। जैसे जैसे वांग जी के फिंगर विंग के स्किन से टच हो रहे थे, वैसे वैसे वांग जी को अपने बॉडी के अंदर कुछ हलचल महसूस हो रहे थे। विंग का एक एक टच वांग जी को पागल कर रहा था। वांग जी विंग के करीब झुकता है और उसे थोड़ा उठाकर उसके शर्ट को निकाल देता है, लेकिन तभी वांग जी को अपने नेक पर विंग की सांसें महसूस होती है। विंग की वो गर्म सांसें वांग जी अपने नेक पर साफ साफ महसूस कर रहा था, जिस वजह से वांग जी को खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रही थी। वांग जी अपना कंट्रोल खो रहा था। अब वांग जी विंग के शर्ट को निकाल लेने के बाद उसके पैंट के पास आता है। वो उसके जिप को ओपन करता है और उसके पैंट के बटन को भी ओपन करके उसे भी उतार देता है। अब विंग नेकेड था। वांग जी विंग के ऊपर ब्लैंकेट कर देता है और अपनी आंखों से पट्टी को हटा देता है और लाइट को ऑन कर देता है। वांग जी जैसे विंग को देखता है तो देखता ही रह जाता है। विंग सोता हुआ किसी बेबी की तरह लग रहा था। वांग जी विंग को ऐसे देखकर वांग जी अपने डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग की खूबसूरती वांग जी को पागल कर रहे थे। तभी वांग जी की नज़र विंग के लिप्स के नीचे मोल पड़ जाती हैं, जो उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। लेकिन वहाँ से तभी वांग जी के ध्यान विंग के हाथों पे बनी टैटू पर जाती है। ये देखकर वांग जी एक स्मोक करता है। वही विंग ठंड की वजह से कांप रहा था। उसे तो पता भी नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। विंग के कांपने की वजह से उसकी बॉडी हिल रही थी। वो खुद में खुद को समेट रहा था। विंग की ऐसी हालत देखकर वांग जी अपनी शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। फिर अपनी शर्ट को वो बटन को ओपन करके अपनी शर्ट को उतारकर नीचे फ्लोर पर फेंक देता है और वो विंग के ब्लैंकेट के अंदर आ जाता है। वांग जी विंग को अपने ऊपर कर लेता है। जैसे ही किसी के वार्मनेस विंग को फील होती है, विंग वांग जी से और चिपकने लगता है। वो अच्छे से वांग जी के ऊपर हो जाता है। वही वांग जी को विंग का ब्रेस्ट अच्छे से फील हो रहा था। विंग जैसे जैसे नींद में वांग जी से चिपक रहा था, वांग जी को हॉट फील हो रहा था। कैसे तैसे करके वांग जी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और विंग को टाइटली हग करके सोने की कोशिश करता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद विंग को अपने बाहों में लेकर वांग जी सो जाता है। इन 4 सालों बाद वांग जी को नींद आई थी, क्योंकि उसे विंग के पास एक सुकून मिल रहा था। जिस सुकून को वो ढूंढ रहा था वो विंग के पास ही मिल रही थी, जो पाकर वांग जी सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्गलैन अपने मीटिंग को ख़त्म करके अपने होटल रूम में आता है तो सबसे पहले विंग के रूम में जाता है तो देखता है विंग नहीं था। वो अच्छे से विंग को ढूंढता है पर विंग उसे कहीं नहीं मिलता। वांग जी विंग को पूरे होटल ढूंढने लगता है। उसने होटल के सारे लोगों को, मैनेजर तक को इन्फॉर्म कर दिया था,
सभी लोग सीसीटीवी कैमरा देख रहे थे, लेकिन सॉन्गलैन को विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जब वांग जी और मैनेजर ढूंढते हुए उसी समुंदर के किनारे आ जाते हैं, वो लोग वहाँ पे एक आदमी मिलता है जिसे वो पूछते हैं। तभी वो कहता है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। जब सॉन्गलैन सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो देखता है कोई पर्सन विंग विंग डूबने की कोशिश कर रहा है। कोई पर्सन उसे बचाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखकर सॉन्गलैन विंग को पूरा हॉस्पिटल ढूंढता है, लेकिन विंग उसे नहीं मिलता। थक हार थक हार कर सॉन्गलैन एक जगह बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, नहीं विंग, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। विंग, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? प्लीज़ विंग, तुम जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ। मेरी वजह से तुम खतरे में पड़ गए। मुझे किसी भी हालत में तुम्हें ढूंढना ही होगा। ये बोलकर सॉन्गलैन उठ जाता है और फिर से विंग को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते अब सुबह भी हो चुकी थी, लेकिन सॉन्गलैन को विंग नहीं मिला। अगली सुबह वांग जी की आइस ओपन होती है। अगली सुबह वांग जी के फ़ोन रिंग होने की वजह से वांग जी की नींद खुल जाती है। वांग जी का फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था, जो सुनकर वांग जी जैसे ही उठने की कोशिश करता है, तभी उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस होता है। वांग जी को अपने सीने पर कुछ सॉफ्ट सा महसूस होता है। वांग जी अपने सर को नीचे करके देखता है तो उसके सामने विंग का वो खूबसूरत फेस था। विंग वांग जी के ऊपर सो रहा था। वांग जी के सीने पर विंग का सर था। वांग जी को विंग की खूबसूरती से ज़्यादा उसके फेस पर मासूमियत दिख रही थी। विंग की खूबसूरती विंग को बहुत क्यूट बना रहा था, जिस वजह से वांग जी के हार्ट बीट तेज हो रहे थे। ये देखकर वांग जी अपना हाथ विंग के फेस पर रखता है। बहुत ही धीरे से विंग के एयर में कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर आज से अभी से तुम सिर्फ मेरे हो। वांग जी की सांसें विंग के फेस पर पड़ रही थी, तो विंग क्यूट बेबी की तरह अपना फेस बना रहा था। ये देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी वांग जी का फ़ोन फिर से रिंग करने लगता है। ये रिंग की आवाज़ सुनकर विंग करवटें ले लेता है। वो वांग जी से दूर होकर दूसरी तरफ मुड़ के सो जाता है। विंग जैसे ही वांग जी को फिर से लेने के लिए जाता है, तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग करने लगता है, जो सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे गुस्सा इसलिए आया था इस रिंग की वजह से ही। विंग उससे दूर हो गया। वांग जी गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बंद करता है और अपने फ़ोन को लेकर थोड़ा दूरी पर चला जाता है। वांग जी गुस्से में फ़ोन को पिक करके कहता है, तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो? क्या तुम अपनी लाइफ से बोर हो गए हो? वांग जी की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सूयांग डरते हुए कहता है, सॉरी बॉस, आपका क्लाइंट के साथ एक मीटिंग था। किसी काम से क्लाइंट को कहीं और जाना पड़ रहा है, जिस वजह से वो आपसे अभी मीटिंग करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा था। सोयांग की बात सुनकर वांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है और बोलता है, ठीक है, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। इतना बोलकर वांग जी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और वापस विंग के पास आता है। वहीं विंग घोड़े बेचकर सो रहा था, उसे तो कुछ खबर ही नहीं था। वांग जी फेस पर स्माइल लिए विंग का वो इनोसेंट फेस देख रहा था। विंग सोते हुए क्यूट लग रहा था, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। विंग 18 साल का था। वांग जी विंग की उम्र का अंदाज़ा लगाता है, ये 18 साल का है और जहाँ तक मुझे पता है ये ओमेगा है। लिटिल ओमेगा, आज से तुम मेरे हो। लैन वांग जी की
अब तुम लैन वांगजी से दूर नहीं जा सकते। यह बोलकर वांगजी वॉशरूम जाता है और फ्रेश होकर अच्छे से रेडी होकर बाहर आता है। वो विंग को देखता है और फिर विंग के लिए एक नोट छोड़ देता है और जाते हुए विंग के एक बार फिर से फेस को देखता है। वांगजी विंग के करीब आता है और उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और फिर धीरे से बोलता है, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा लिटिल ओमेगा, तुम मेरा वेट करना। ये बोलकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। 1 घंटे बाद विंग की आइज ओपन होती है। जब विंग अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने आप को किसी अनजान कमरे में देखता है। विंग अपने आप को अनजान कमरे में देखकर डर जाता है। विंग एकदम से उठकर बैठ जाता है। तभी विंग का ध्यान खुद पर आता है। विंग धीरे से ब्लैंकेट हटाकर खुद को देखता है तो उसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, जो देखकर विंग की आंखें बाहर आती है। विंग अब ध्यान से पूरे कमरे को देखता है तो काउच पर विंग के कपड़े पड़े हुए थे। विंग जल्दी से बेड से खड़ा होता है और अपने कपड़े को लेकर वॉशरूम में चला जाता है। विंग वॉशरूम में जाकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपने आप को देखता है लेकिन उसके बॉडी पर एक भी निशान नहीं थे। विंग अपने आप से कहता है, कल रात को क्या हुआ था? क्या मेरे साथ कुछ हुआ? ये सोचकर विंग खुद को पूरे अच्छे से देखता है। अब विंग को समझ आ गया था कल रात को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसे अपने बॉडी में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। कल रात उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। ये सोचकर विंग एक गहरी सांस लेता है। विंग फ्रेश होकर अपने कपड़े पहनकर बाहर आता है। वह विंग कमरे से बाहर जा रहा था तभी टेबल पर उसे एक पेपर मिलती है। ये देखकर वो रुक जाता है। विंग उस पेपर के पास आता है, उसे अपने हाथों में लेकर रीड करने लगता है। हाय, मैं जानता हूँ तुम सुबह जब उठोगे तो तुम्हारे बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं होगा, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तुमने कल रात को समुंदर में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। मैं बस तुम्हें बचाया। तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए तुम्हें अपने साथ लेकर आया था। मुझे नहीं पता तुम किसके साथ हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपने होटल रूम में लेकर आया। तुम्हारे कपड़े गीले हो गए थे और तुम ठंड से काँप रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारे कपड़ों को चेंज करना पड़ा। मैंने तुम्हारे कपड़ों को काउच पर रख दिया है। मैंने तुम्हारे कपड़ों को कल रात को ही ड्राई करवा दिया है। मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम कहीं मत जाना। मैं जल्द ही वापस आकर तुमसे मिलूँगा। इस नोट को रीड करके विंग एक गहरी सांस लेता है। फिर टेबल पर रखा हुआ पेन उठाता है और उस पेपर में पीछे लिखता है, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे अपने मुझे ढूंढ रहे हैं। वैसे भी मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी। मेरे लिए मेरे अपने परेशान हो रहे होंगे, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है, उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर विंग उस पेपर को उस टेबल पर रखकर उस कमरे से चला जाता है। वहीं सॉन्गलैन थक कर वापस होटल आ जाता है, लेकिन तभी विंग भी सॉन्गलैन के पास आ जाता है। लेकिन जैसे ही सॉन्गलैन विंग को देखता है, उसकी जान में जान आती है। सॉन्गलैन जल्दी से विंग के पास जाकर विंग को हक कर लेता है और कहता है, तुमने मुझे डरा दिया था। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कल रात को पागली की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। विंग सॉन्गलैन को शांत करवाते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ,
लेकिन तभी सॉन्गलैन को याद आता है विंग ने सुसाइड करने की कोशिश की। सॉन्गलैन चिन ब्रेक हक को ब्रेक करता है और विंग के हाथ पकड़ के कहता है, विंग, तुमने मॉम डैड से प्रॉमिस किया था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन तुमने सुसाइड करने की कोशिश की है। ये सुनकर विंग थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस थोड़ा परेशान था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सॉन्गलैन विंग से कहता है, विंग, तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं हूँ, डैड है, मॉम है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे अपने हैं। विंग, तुम उस इंसान के लिए खुद की जान लेना चाहते हो जो तुमसे प्यार नहीं करता। उन लोगों ने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया। तभी विंग कहता है, जो हो गया सो हो गया, अब मैं वापस आ गया हूँ, मैं आज के बाद से ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं ऐसा कुछ अपने साथ नहीं करूँगा, मैं बस थोड़ा बहक गया था और कुछ नहीं, चलो अब हम घर वापस चलते हैं। ये सुनकर सॉन्गलैन हाँ में सिर हिलाता है और कहते हैं, मीटिंग फाइनल हो गई है, अब हमें प्रोजेक्ट मिल गया है, हम वापस चाइना जा रहे हैं। दूसरी तरफ वांग जी मीटिंग खत्म होने के बाद सीधा अपने होटल रूम में आता है तो देखता है विंग वहाँ नहीं था। वांग जी को उम्मीद था वो आज विंग से बात कर पाएगा, लेकिन विंग उसके रूम में नहीं था। वांग जी विंग को वॉशरूम हर जगह ढूंढता है पर विंग उसे नहीं मिलता। लेकिन तभी वांग जी का ध्यान लेटर पर जाती है जो विंग उसके लिए छोड़ कर गया था। वांग जी उस नोट को उठाता है और रीड करना शुरू कर देता है, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे अपने मुझे ढूंढ रहे होंगे इसलिए मुझे जाना होगा, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच। वो लेटर पढ़ने के बाद वांग जी 2 मिनट तक शांत रहता है, लेकिन फिर वांग जी का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वांग जी एक जोरदार पंच उस टेबल पर करता है जिस वजह से वो टेबल टूट जाती है। वांग जी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम थोड़ी देर मेरा वेट करो, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़कर चले गए, ये तुमने अच्छा नहीं किया लिटिल ओमेगा। वांग जी अब गुस्से में अपना फ़ोन निकालता है और सुयंग को कॉल करता है। जैसे ही सुयंग हेलो कहता है, वांग जी गुस्से में सुयंग से बोलता है, मेरे साथ कल रात एक ओमेगा था, मुझे उस ओमेगा की पूरी डिटेल चाहिए, वो भी 24 घंटे के अंदर। इतना बोलकर वांग जी फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं सुयंग हैरानी से अपने फ़ोन को देख रहा था। सुयंग अपने सर को खुजाते हुए कहता है, लैन वांग जी ओमेगा में कुछ ज़्यादा ही आजकल लैन वांग जी की ओमेगा में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले मुझे उन्होंने ऑर्डर दिया था विंग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की, लेकिन अब ये दूसरा कौन है। फिर सोयंग अपने आप को झटकारते हुए कहता है, मुझे क्या, चल बेटा काम पे लग जा, नहीं तो वो डेविल तुझे बिना फ्राई किए ही खा जाएगा। अगर तुझे उसका डिनर नहीं बनना, उसके कामों पर लग जा, तो चलो, मुझे मेरा जान प्यारा है। ये बोलकर सोयंग अपने काम में लग जाता है। वहीं विंग और सॉन्गलैन वापस अपने घर आ चुके थे। सोयंग के फैमिली विंग को खुश रखने की हर तरह से कोशिश करते थे ताकि विंग को अकेला फील ना हो। वो विंग को उस दिन के बाद से एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ते थे। उन्हें डर था कहीं विंग अपने आप को चोट ना पहुंचा ले। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एक आलीशान मेंशन में एक बड़े से कमरे में एक पर्सन विंग के पेंटिंग बना रहा था।
ये कोई और नहीं वांग जी था। वांग जी इस वक्त शर्टलेस था। उसकी अपर बॉडी नेकेड थी, जिससे वांग जी की बॉडी परफेक्ट लग रही थी। वांग जी के हाथों में ब्रश था। वांग जी के पूरे हाथों में कलर लगे हुए थे। वांग जी ऑब्सेशन के साथ विंग की पेंटिंग को बना रहा था। वांग जी के कमरे में विंग की ढेर सारी पेंटिंग लगी हुई थी। ये पेंटिंग हर तरह की थी। वांग जी अपने आंखों को बंद करके विंग को याद करता है। जैसे जैसे वांग जी के आंखों के सामने विंग आ रहा था, बिल्कुल वैसे ही वांग जी विंग को पेंटिंग में उतार रहा था। वांग जी विंग के पेंटिंग में पूरी तरह से खो गया था। पेंटिंग पूरी होने के बाद वांग जी ध्यान से उस पेंटिंग को देखता है, लेकिन तभी वो अपनी आंखों को बंद करके विंग को इमेजिन करता है। फिर वो अपने वांग जी के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग के लिप्स के नीचे एक छोटा सा डॉट लगा देता है और कहता है, अब हो गई ये पूरी। अब वांग जी अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, एक बार बस तुम मुझे मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुमने मुझसे मेरे सुकून को छीन लिया है, मेरी रातों की नींद भी छीन ली है। मैं उस दिन के बाद से रात को सोया नहीं। तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये बोलकर वांग जी डेविल स्माइल करता है। अब वांग जी एक जगह बैठ जाता है और विंग को पेंटिंग देखकर याद करने लगता है। जब वो विंग के करीब था, विंग का स्पष्ट वांग जी को आज भी महसूस हो रहे थे। वांग जी को ऐसा लग रहा था विंग अब भी उससे चिपका हुआ है। ऐसे ही काफ़ी देर विंग की पेंटिंग देखने के बाद वांग जी फ्रेश होकर होने चला जाता है और फ्रेश होकर बाहर आता है और नींद की मेडिसिन लेकर सो जाता है। अगली सुबह वांग जी अपने आइज ओपन करता है तो उसे अपने ऊपर किसी का वेट महसूस होता है। जैसे ही वांग जी अपनी नज़र नीचे करके देखता है तो वो विंग का इनोसेंट फेस उसके सामने आ जाता है। आज भी विंग वैसे ही वांग जी के सीने पर चिपका हुआ था। विंग को अपने करीब देखकर वांग जी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था विंग उसके ऊपर है, उसके पास है। वांग जी जल्दी से विंग को अपने बाहों में भरकर पलट जाता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी बड़े प्यार से विंग के फेस को देख रहा था। विंग की आंखें अब भी बंद थी। वांग जी अपना एक हाथ विंग के फेस पर रखता है और अपने थंब से विंग के फेस को सहलाने लगता है। ऐसे ही वांग जी के फिंगर विंग के लिप्स पर भी आ जाते हैं। वांग जी अपने फिंगर से विंग के लिप्स को भी टच करता है। वांग जी की नज़र विंग के मूल पर जाती है। वांग जी धीरे से विंग के फेस के करीब बढ़ता है और विंग को किस करने लगता है। किस करने के बाद वांग जी विंग के पूरे फेस पर किस करता है। वांग जी विंग को ऐसे किस कर रहा था जैसे वो अभी उठ ना जाए। लेकिन तभी वांग जी का फोन बजने लगता है। तभी वांग जी अपने सपनों से बाहर आता है। वांग जी अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके अलावा उसके बेड पर कोई नहीं था। उसके पास विंग नहीं था। वो वांग जी का सपना था जो एक फ़ोन के रिंग से टूट गई। ये सोचकर वांग जी गुस्से में अपने फ़ोन को घूरता है। अरे वो बेचारा घूरे ही क्यों ना, क्योंकि ये इस फ़ोन ने उसका इतना खूबसूरत सपना जो तोड़ दिया था। वांग जी जब फ़ोन उठाकर देखता है तो उस पे सोयांग का नाम शो हो रहा था। वांग जी उस नाम को खा जाने वाले नज़रों से घूर रहा था। वांग जी कॉल पिक करके एक सख्त आवाज़ में कहता है, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं हुई तो तुम्हें मैं इतनी भयानक पनिशमेंट दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। वांग जी की इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर सोयांग
अपने मुंह में आए पानी को निगलते हुए बोलता है, बॉस आप जल्दी से टीवी ऑन कीजिए, आप न्यूज़ देखिए, एक बैड न्यूज़ है जो आपको मुसीबत में डालने वाली है। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वांग जी अब टीवी का रिमोट उठाता है और टीवी को ऑन कर देता है। अब वांग जी के सामने न्यूज़ चल रही थी। न्यूज़ पर जो भी चल रहा था, वांग जी गुस्सा हाई लेवल पर चला गया। जैसे जैसे वो न्यूज़ को देख रहा था, उसका गुस्सा बढ़ रहा था। वांग जी गुस्से में रिमोट को टीवी पर दे मारता है, जिससे टीवी वहीं टूट जाती है। टीवी पर ये न्यूज़ चल रही थी, लैन कुरैन की। द बिजनेस वर्ल्ड का किंग लैन वांग जी ने अपने फादर को घर से निकाल दिया है। उसके फादर आखिर घर से बाहर क्यों रह रहे हैं, वो अपने फैमिली के साथ क्यों नहीं हैं, आखिर क्या वजह होगी जो मिस्टर लैन कुरैन को अपना घर छोड़ना पड़ा। वो अभी एक छोटे से घर में रह रहे हैं, लेकिन हमें घर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ काफ़ी सारे गार्ड्स ने हमें बाहर ही रोक रखा है। आखिर क्यों मिस्टर लैन हमसे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, हमें खुद से बात करने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे हैं। वांग जी अपने डैड को स्क्रीन पर देख रहा था, इसलिए वांग जी का गुस्सा बढ़ गया था। उसने टीवी के स्क्रीन पर रिमोट को फेंक कर मारता है, जिससे टीवी टूटकर गिर जाती है। अब 1 घंटे बाद वांग जी उसी घर के सामने खड़ा था जहाँ पर उसके डैड थे। वांग जी अपने डैड के सामने खड़ा था। वांग जी के डैड लैन कुरैन चुपचाप काउच पर बैठे थे और अपना काम कर रहे थे। वहीं वांग जी अपने डैड को देख रहा था। अब वांग जी खामोशी को खत्म करते हुए अपने डैड से बोलता है, आप ये सब क्या कर रहे हैं डैड? आप ये सब करके मुझे क्या जताना चाहते हैं? आखिर आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? लैन कुरैन वांग जी की बात सुनकर डेविल स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है वांग जी। आखिर मैं होता कौन हूँ तुम्हारे पर्सनल लाइफ में बोलने वाला? ये हक सिर्फ तुम्हारी मॉम को है, मेरी नहीं। तभी वांग जी कहता है, अब जो भी बोलना चाहते हैं साफ साफ बोलिए। तभी लैन कुरैन दुखी मन से कहते हैं, जिस घर में मेरा ओमेगा सन को आधी रात को निकाल दिया गया, मैं उस घर में कैसे रह सकता हूँ? जब उस घर में विंग को रहने के लिए जगह नहीं थी, तो मेरे रहने के लिए जगह कैसे होगी? वांग जी बोलता है, विंग को घर से नहीं निकाला गया है, विंग वो खुद है जो घर छोड़ के गया था। विंग खुद ही घर छोड़कर गया है। ये बात मुझे मॉम ने बताई। ये सुनकर लैन कुरैन अपनी जगह से उठकर खड़े होते हैं और वांग जी की तरफ पीट करके कहते हैं, तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे लिए सही होती है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए गलत होता हूँ। तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपनी मॉम पर यकीन है, इसलिए तुम अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारा शकल नहीं देखना चाहता वांग जी। लैन कुरैन की बात सीधा वांग जी के दिल में लगती है। अपने डैड की एक एक शब्द वांग जी को अपने दिल में खंजर की तरह चुभ रहे थे। लेकिन इस वक्त वांग जी अपने डैड के सामने मजबूर था। वांग जी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वांग जी सुयंग को कॉल करता है और उसे ऑर्डर देता है, सुयंग पता करो विंग घर छोड़कर क्यों गया था, आखिर ऐसी क्या वजह थी जो उसे लैन मेंशन को छोड़कर जाना पड़ा। वांग जी की बात सुनकर सुयंग हैरान था। सुयंग अपने मन में कहता है, जब उसे विंग की कोई फिक्र नहीं है तो वो ये विंग के बारे में क्यों जानना चाहता है? कभी कभी वांग जी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। सुयंग अपने आप से कहता है, हे गॉड, मेरे फ्रेंड को थोड़ा सा दिमाग दे दो। आपने बस उसे गुस्सा दिया है और दिमाग देना भूल गए हैं। कुछ घंटों बाद वांग जी अपने ऑफिस में बैठा था। वांग सुयंग
फाइल लेकर वांग जी के कैबिन में आता है और वांग जी को आगे फाइल करते हुए कहता है, उस रात की ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज है और ना ही कोई विंग के बारे में जानता है। किसी को नहीं पता उस रात विंग लैंड मेंशन छोड़कर क्यों गया। अब ये बात सिर्फ वो लोग बता सकते हैं जो उस रात लैंड मेंशन में विंग के साथ थे, या खुद ही वो हमें बता सकते हैं कि वो उस रात लैंड मेंशन छोड़कर क्यों गए। तभी वांग जी सख्त आवाज में कहता है, पता करो। ओके बॉस, सोयांग बोलकर वहां से चला जाता है। अब 2 महीना बीत चुके थे। वांग जी पागलों की तरह 2 महीने से विंग को ढूंढ रहा था। विंग तो जैसे दुनिया से गायब ही हो गया था। जब वांग जी को विंग नहीं मिलता तो वांग जी उदास हो जाता था और वो अपने आप को विंग की पेंटिंग बनाने में लगा देता था। वांग जी पेंटिंग में विंग को देखकर तड़पता था, लेकिन वो नहीं जानता था वांग जी तो सिर्फ 3 महीने से विंग के लिए तड़प रहा था। विंग तो 4 साल से वांग जी के लिए तड़प रहा था। आज विंग को अपने दिल पर बहुत भारी महसूस हो रहा था, क्योंकि आज उसे खो जाना था, क्योंकि आज विंग अपना सब कुछ खोने वाला था। वो वांग जी से प्यार करता था, लेकिन अब वो हारा हुआ खुद को महसूस कर रहा था। विंग अपने आप से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं। मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगा, कभी माफ नहीं करूँगा। लेकिन आपसे अलग रहकर मैं भी नहीं जी पाऊँगा। मैंने जब से दुनिया को समझा है, जब से अपना होश संभाला है, तब से मैंने आपसे ही मोहब्बत किया है। मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है, लेकिन मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं रहना चाहता। अब मैं आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। अब विंग जिंदा लाश बन गया था। विंग ने खुशी को जाना ही नहीं है। अच्छी जिंदगी कैसी होती है, विंग को तो कुछ पता ही नहीं है। जब उसका अल्फा उसे छोड़ देगा तो दुनिया उसे गंदी नजरों से देखेंगे। विंग को ये बात पता थी। वहीं सोंगलन कार को ड्राइव कर रहा था। विंग कार के अंदर बैठा था। विंग का फेस बाहर था। वो बस बाहर की तरफ देख रहा था। 2 घंटे बाद कार सीधा कोर्ट के सामने आकर रुकती है। विंग जब कार से बाहर निकलता है तो देखता है वहाँ पे काफ़ी सारे मीडिया खड़े थे। लेकिन तभी एक कार आकर रुका। उसमें से एक पर्सन बाहर निकला। उस पर्सन के आसपास काफ़ी सारे गार्ड्स खड़े थे, जिसे विंग जानता था। इन गार्ड्स को पहले भी विंग देखा था। उन गार्ड्स के बीच में वांगजी था। इतने दिनों बाद विंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी को देखे हुए पूरे 5 महीने हो गए थे। अपने सामने वांगजी को देखकर विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांगजी के आसपास बहुत सारे मीडिया खड़े थे। वहीं विंग के पास एक भी मीडिया नहीं थे, क्योंकि विंग को कोई नहीं जानता था। किसी ने वांगजी के ओमेगा को नहीं देखा था। विंग कभी सामने आया ही नहीं, या यूं कहे उसे सामने लाया ही नहीं गया। तभी सोयान विंग के पास आता है और कहता है, विंग चलो अंदर चलते हैं, टाइम हो गया है। विंग नम आंखों से सोयांग को देखता है। सोयांग अपने सर को नीचे कर लेता है, क्योंकि वो विंग से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो किसी तरह से विंग को लेकर अंदर आता है। विंग जैसे ही वांगजी के पीछे आकर खड़ा होता है, वांगजी की हार्टबीट फास्ट हो जाती है। वांगजी के अंदर एकदम से बेचैनी जाग जाती है। वहीं लॉयर वांगजी को डिवोर्स पेपर दे देता है और कहता है, इस पर साइन कीजिए। आज ये आप लोगों का आखिरी मिलना है। इसके बाद से आप दोनों
जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हैं। वो लॉयर पहले विंग के हाथ में देता है, पहले विंग को साइन करने को कहता है। विंग अपने नम आंखों से उस डिवोर्स पेपर को देख रहा था। आज एक साइन से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। विंग खुद को रोने से कंट्रोल करता है और अपनी आंखों को टाइटली बंद करके उस पलों को याद करता है, कैसे उसकी शादी वांगजी के साथ सभी के सामने मैरिज हॉल में हुई थी, कैसे वो लैंड मेंशन आया, कैसे उसे वांगजी ने थप्पड़ मारा, कैसे वांगजी ने उससे उसकी रिंग छीन ली, कैसे उसके साथ वो सब हुआ। मैडम लैन ने उसे घर से निकाल दिया। जैसे ही विंग साइन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तभी वांगजी की नज़र विंग के हाथ पर बने टैटू पर जाती है, जिस पे लिखा था वांगशान। जैसे ही वांगजी ये देखता है, उसकी आंखें शौक से फैल जाती हैं। विंग के आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग धीरे धीरे सिसकियां भी ले रहा था। वो सिसक रहा था, पर वहाँ उसके सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं था। ये बात विंग अच्छे से जानता था। वो वांगजी के सामने कितना भी रो ले, लेकिन वांगजी का डिसीजन नहीं बदलने वाला। विंग ना चाहते हुए भी उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और लॉयर की तरफ उस पेपर को आगे बढ़ा देता है। सॉरी, वांगजी की तरफ उस डिवोर्स पेपर को बढ़ा देता है। विंग के बाद वांगजी को उस पेपर पर सिग्नेचर करने थे। साइन के बाद लॉयर उस पेपर को सबमिट करने थे। वांगजी डिवोर्स पेपर को इग्नोर करता है और वो विंग को देखता है। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोने की वजह से विंग के चिक्स रेड हो गए थे। उसकी आंखें सूजे हुए थे, पलके भींगे हुए थे। वांगजी जैसे ही विंग को देखता है, हैरान हो जाता है। सोयांग भी हैरानी से विंग को देख रहा था। तभी विंग की नज़र वांगजी की नज़र से मिलती है। विंग की ऐसी हालत देखकर वांगजी का दिल भर आता है। विंग को इस तरह सिसकते हुए देखकर वांगजी जल्दी से विंग को हक कर लेता है। वहीं सोयांग और वेन्निंग विंग को देखकर हैरान थे। वेन्निंग वांगजी का बॉडीगार्ड था। सोयांग वेन्निंग की तरफ झुककर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये डिवोर्स कैंसिल होने वाला है? तभी वेन्निंग कहता है, मुझे नहीं पता अभी यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सिचुएशन देखकर मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। वहीं वांगजी विंग को टाइटली अपने सीने में जकड़ रखा था। जैसे ही वांगजी विंग को हक करता है, विंग ये महसूस करके विंग फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं सोयांग, सोंगलैन, सोयांग, वेन्निंग दोनों अपने बॉस के लिए बहुत खुश थे। अगर कोई गुस्सा था तो वो है सोंगलैन अपनी नफरत भरी नज़रों से वांगजी को देख रहा था। सोंगलैन का मन कर रहा था अभी उन दोनों के पास जाए और दोनों को एक दूसरे से अलग कर दे, लेकिन वांगजी के आसपास काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स थे, जिस वजह से सोंगलैन ने हिम्मत नहीं कर पाई। वो गुस्से में बोलता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? सोंगलैन की बात सुनकर विंग अपने होश में आता है और वांगजी से दूर हो जाता है। विंग सोंगलैन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। विंग की ऐसी हरकत देखकर वांगजी के चेहरे पर ना दिखने वाली हल्की सी स्माइल आ जाती है। वांगजी एक कदम आगे बढ़कर विंग के पास जाने ही वाला था, तभी सोंगलैन बीच में आ जाता है और बोलता है, मिस्टर लैन, विंग ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब आपकी बारी है। ये बोलकर सोंगलैन पेपर को उठाकर वांगजी को देता है। लीजिए मिस्टर लैन, इस पर आप साइन कर दीजिए, फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जो आपको चाहिए था मिल गया और आप साइन कर दीजिए। आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब हम चलते हैं क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया। वही वांगजी गुस्से में सोंगलैन को घूरता है। वहीं सोयांग सोंगलैन वेन्निंग के कानों के पास कहता है, क्या ये मरना चाहता है क्या? मैं इसे कैसे समझाऊं? अरे मेरे भाई,
किसी कार के आगे जाकर खड़े होकर मर जा, किसी ब्रिज से कूद के मर जा, किसी ट्रक के नीचे आकर मर जा, लेकिन इस डेविल के हाथ क्यों मरना चाहता है तू? मरना है तो कहीं और जाके मर जा। तभी बेनिंग कहता है, शायद इसे हमारे बॉस के हाथों ही मरना है। ये बेवकूफ़ सोता हुआ शेर को जगा रहा है। 10 डेविल मरे होंगे तब हमारे बॉस उनके जगह जन्म लिए होंगे। ये बात इसे नहीं पता। हमारे बॉस का डार्क साइड हम ही जानते हैं। तभी सुयंग कहता है, देखो तो कैसे हमारे बॉस को उंगली कर रहा है। वही वांगजी एक नज़र डिवोर्स पेपर को देखता है और एक नज़र विंग को देखता है जो सॉन्गलैन के पीछे खड़ा था। वांगजी एक हाथ अपनी जेब में रखता है और एक हाथ से अपने नेक को रफ करता है। एक कदम बढ़ाकर सॉन्गलैन के पास आता है। वांगजी बहुत ही सख्त आवाज़ में कहता है, तुम होते कौन हो? मुझे ऑर्डर देने वाले? तुम शायद भूल रहे हो तुम किसके सामने खड़े हो। और रही बात विंग के डिवोर्स होने की, तो मैं विंग को डिवोर्स नहीं दूंगा। विंग मेरा है और हमेशा ही मेरा रहेगा। तभी सॉन्गलैन गुस्से में कहता है, विंग किसी का नहीं है। तभी विंग गुस्से में वांगजी को घूरते हुए कहता है, नहीं, मैं आपका नहीं हूँ। आपने मुझे उसी दिन खो दिया था जिस दिन आपने मुझसे मेरे वेडिंग रिंग छीने थे। जैसे ही ये आवाज़ वांगजी सुनता है, अपने नेक को टेढ़ा करके अपने इस लिटिल बनी को देखता है जिसके फेस पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वांगजी टेबल स्माइल करके विंग से बोलता है, ओह, क्या सच में? वाइफी कहने से सच नहीं बदल जाएगा वाइफी। अब विंग सॉन्गलैन के पीछे से निकल कर आता है और वांगजी के सामने खड़ा होकर बोलता है, मैं आपका वाइफी नहीं हूँ। आप शायद भूल रहे हो, मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं, तो मैं आपका वाइफी नहीं हूँ। तभी वांगजी कहता है, अपनी एनर्जी बेवजह जाया मत करो वाइफी, आगे ये बहुत काम आने वाली है। अपनी इस एनर्जी को बचा कर रखो, तुम्हारी ये काम आएगी। ये सुनकर विंग गुस्से में कहता है, मुझे वाइफी कहना बंद करो। जब मैं आपका हस्बैंड था आपने मेरी कभी रिस्पेक्ट नहीं की और ना ही कभी मुझे अपना ओमेगा माना। अब आपको ऐसा क्या हो गया? आप मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहते? वही सुयंग और वेन्निंग सामने का नज़ारा का मज़े ले रहे थे। उन्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा था। विंग वांगजी का एक एक जवाब दे रहा था, वो भी पलट कर। आज तक वांगजी को कोई जवाब देने वाला नहीं था, लेकिन विंग पलटकर जवाब दे रहा था। ये पहली बार था कोई वांगजी के आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। तभी सुयंग वेन्निंग से बोलता है, हे, तुम भी क्या वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? वेन्निंग हमें सिर हिलाता है। ओह, क्या कमाल है, हमारे लिटिल बॉस तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारी लिटिल बॉस तो हमारे बॉस की बोलते ही बंद कर दी। वांगजी विंग के बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, चलो घर चल के बात करते हैं। इतना बोलकर वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर विंग वांगजी के हाथों से अपने हाथ को दूर कर लेता है और गुस्से में कहता है, कौन सा घर? मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ, वो आपका घर होगा, मेरा नहीं। विंग का इस तरह से हाथ झटकना वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वांगजी गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और गुस्से को कंट्रोल करते हुए विंग को बोलता है, चुपचाप मेरे साथ चलो। और हाँ, आज जो तुमने मेरे हाथ झटका है, दोबारा ये गलती कभी मत करना। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ, वरना विंग वांगजी को जवाब देता है, वरना क्या करोगे आप? विंग की बात सुनकर
अब वांग जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वांग जी अपने आंखों को टाइटली बंद करता है और अपने नेक को अपने हाथों से रफ करते हुए गुस्से को कंट्रोल करता है। जैसे ही ये सुयंग और वेनिंग देखते हैं तो विंग के लिए उन्हें चिंता होने लगती है। वांग जी एकदम से अपने आंखों को खोलता है। वांग जी की आंखें रेड हो गए थे। वांग जी की आंखें गुस्से से रेड हो गए थे। वांग जी ने एक झटके में विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींच लिया और उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। सॉन्गलैन ये सब देखकर वांग जी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी सॉन्गलैन के आगे वांग जी के सभी गार्ड्स आ जाते हैं और सॉन्गलैन को रोक देते हैं। वही विंग वांग जी के गोद में छटपटा रहा था और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे, नीचे उतारिए मुझे, मैंने कहा ना नीचे उतारो मुझे। विंग बस वांग जी के गोद में छटपटा रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वही वांग जी विंग को टाइट पकड़ रखा था। वांग जी विंग को लेकर सीधे अपनी कार के पास आता है। विंग खुद को छुड़वाते हुए कहता है, क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। लेकिन वांग जी विंग की बातों को इग्नोर कर देता है। वांग जी वैसे ही विंग को लेकर कार में बैठ जाता है। वैसे ही विंग को लेकर कार के पास आता है, तभी काफ़ी सारी मीडिया वहां आकर खड़े हो जाते हैं। सभी रिपोर्टर्स वांग जी से सवाल करने लगते हैं। इन रिपोर्टर्स को लिली ने ही भेजा था। लिली ने ही रिपोर्टर्स को ये खबर दी थी, वांग जी का आज डिवोर्स होने वाला है। ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी। लैन वांग जी की डिवोर्स होने वाली है। लैन वांग जी मैरिड था, आखिर उसकी ओमेगा कौन है? सभी रिपोर्टर्स जानना चाहते थे। ये खबर उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए सारे रिपोर्टर्स सुबह से ही आकर वांग जी का आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र वांग जी पर जाती है, वो लोग वैसे ही वांग जी का पिक लेने लगते हैं। काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स आकर वांग जी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक रिपोर्टर चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर लैन, आप बताना नहीं चाहेंगे आपके बाहों में ये ओमेगा कौन है? अगर ये आपका हस्बैंड है तो आपने मिस लिली से इंगेजमेंट क्यों की थी? बॉडीगार्ड आकर कार का डोर ओपन करते हैं। वांग जी वैसे ही लेकर कार में विंग को बैठ जाता है, लेकिन काफ़ी सारे सवाल सुनकर वांग जी विंग को कार में बिठाता है और बाहर निकलता है। मीडिया को देखते हुए कहता है, हाँ, आप लोग जो देख रहे हैं वो सच है। मैं मैरिड हूँ। ये मेरा ओमेगा है। ये मेरा ओमेगा हस्बैंड है। मेरा ओमेगा मुझसे नाराज़ था, इसलिए मुझे डिवोर्स देने के लिए यहाँ आ गया और मैंने अपने ओमेगा को जेलस फील करवाने के लिए लिली से इंगेजमेंट किया था। लिली से इंगेजमेंट करना वो सब एक नाटक था। लिली सिर्फ मेरी फ्रेंड है, हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हैं। वहीं सोयंग अपना मुंह खोले वांग जी की बातों को सुन रहा था। वो वेनिंग की तरफ झुककर कहता है, बॉस ने कितनी आसानी से मीडिया से पीछे छोड़ा लिया। सारे लिली की तरफ इशारा करके खुद को कितना आसानी से मीडिया से पीछे छोड़ा लिया। वहीं सारे रिपोर्टर्स वांग जी की बात सुनने के बाद